गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग जैसा कि मैं बोला था कि आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ को जनरल फॉर्म में भी पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए और समझते रहिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ। जैसे कि आप लोग को एक टर्म याद होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें बताया गया था कि इस यूनिवर्स में प्रेजेंट दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए, इसका मास m1 दे दिया गया, इसका मास m2 दे दिया गया। दोनों के बीच का जो सेंटर है उसको ज्वाइन करके दोनों के बीच के डिस्टेंस को r मान लिया गया। r जो होगा वो दोनों सेंटर से जो लाइन ज्वाइन हो रहे हैं उसी का डिस्टेंस होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते थे हम लोग F = Gm1m2/r², जहां F ग्रेविटेशनल फोर्स था, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता था, m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ सेकंड बॉडी और r जो था वो दोनों सेंटर से जो लाइन ज्वाइन हो रहे थे उनके बीच का डिस्टेंस था। तो सेम टू सेम ऐसे ही आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ में सपोज कीजिए दो स्टेशनरी चार्ज्ड बॉडी हैं, एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है। दोनों के सेंटर को हमने ज्वाइन किया, तब देखा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r आया। दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोगों ने r मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देख लीजिए यहां द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी point charged body is, देखिएगा is फर्स्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, is directly proportional to the product of their charges, means F directly proportional to Q1 into Q2। और सेकेंड नंबर में and inversely proportional to the square of distance between their centers, means F inversely proportional to r²। यानी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज बॉडी, हम लोग पढ़ेंगे कि पॉइंट चार्ज बॉडी क्या होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि जो दोनों चार्ज हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि मान गए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, यहां पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। दोनों में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो लिख सकते हैं इसको कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, हम पाते हैं कि F directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to their distances from their centers। जब ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 into Q2/r²। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या जुड़ता है, कांस्टेंट का, यानी कि F = Q1 Q2/r²। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला था जनरल फॉर्म में, जहां पर
के का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, के इज नॉट कांस्टेंट। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जी का वैल्यू फिक्स होता था, जी का वैल्यू कितना था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये फिक्स होता था हमेशा। लेकिन इसमें के का वैल्यू फिक्स नहीं होगा, के का वैल्यू जो होगा वो डिपेंड होगा किस पे, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम के नेचर पे डिपेंड, इसका मीडियम के नेचर पे डिपेंड होता है। जैसे एयर में कुछ और होगा, वाटर में कुछ और होगा, यानी कि जितने मीडियम चेंज होंगे उनमें डिफरेंसेस दिखाई देंगे के का वैल्यू। लेकिन जनरली के का वैल्यू एयर में, फ्री स्पेस में और वैक्यूम में लगभग बराबर होता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं के का वैल्यू कितना होता है। समझ में आ गया होगा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज्ड बॉडी, मान गए कि इसके पास चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, दोनों अगर सेम चार्जेस हैं तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होंगे, या इस पे फोर्स अप्लाई करके, सपोज कीजिए इसको आगे यहां पे ला दिया, तो यहां पे जो फोर्स लगा, फोर्स यहां पे अप्लाई हो रहा है, फिर इस चार्ज 2 के द्वारा चार्ज 1 पे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और इधर अप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए यहां पर Q1 है, यहां पर क्या है Q2 है, तो Q2 पर किसके द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, Q1 के द्वारा। तो यहां लिखेंगे F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और यहां पर लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 यहां लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे F21 लिखेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। देखो डायरेक्शन, एक इधर, इसमें इधर की तरफ जा रहा है, इसके जो फोर्सेज है इधर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दोनों अगर सेम चार्ज है तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, अपोजिट होगा। अगर ये इसकी तरफ जा रहा है तो ये किधर जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। तो F21 जो मैंने लिखा है इसका मतलब हुआ कि फोर्स ऑन 2, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज्ड बॉडी 2, यहां चार्ज बॉडी है, फोर्स ऑन चार्ज्ड बॉडी 2 ड्यू टू 1, तो उसको F21 से डिनोट करेंगे, F21 से। और यहां पर क्या है, फोर्स ऑन चार्ज्ड बॉडी A ड्यू टू 2, तो यहां पर लिखेंगे फोर्स 1 2, यानी कि फर्स्ट बॉडी पर सेकंड के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है और इधर सेकंड बॉडी पर किसके द्वारा अप्लाई किया जा रहा है, फर्स्ट के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है। तो यहां पर F12 हो जाएगा, F21 हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट दोनों के जो साइन होंगे, दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। यानी कि F12 इज इक्वल टू -F21 भी लिख सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन यहां पर डिफरेंट हो गया। F21 इज इक्वल टू -F2, F12 इज इक्वल टू -F21, दोनों का डायरेक्शंस भी डिफरेंट हो गए। तो ये था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कि कूलम्ब्स लॉ ने दो चार्ज्ड बॉडी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनाया। उसके लिए उन्होंने बोला कि दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो पार्टिकल्स के बीच, दो चार्ज स्टेशनरी पार्टिकल्स के बीच या बॉडी के बीच दो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं देयर चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों के बीच, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमेशा याद रखिएगा जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो दोनों बॉडी, दोनों पार्टिकल के सेंटर से होने चाहिए। ठीक है, मिटाएं इसको, चलिए ओके, थैंक यू, नोट कर लीजिए इसको। हम लोगों ने यहां तक पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है यहां पर, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए K का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन K का वैल्यू फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम के लिए लगभग सेम होता है, अप्रॉक्स होता है, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका वैल्यू K का वैल्यू होता है, ठीक है,
के का वैल्यू मान लिया गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए हो, वैक्यूम के लिए हो या फिर एयर के लिए हो, वो वैल्यू लगभग इसी के बराबर होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे वाटर का निकालना हो तो वाटर में कुछ और होगा, सबका वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक चीज मैंने पहले बता दिया था लेकिन फिर से देख लीजिए एक बार, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? चार्ज कैसे पता है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम्ब होता है। इसके बारे में पता है आप लोगों को कि एसआई यूनिट चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है, जिसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। सीजीएस यूनिट, इसके दो सीजीएस यूनिट माने जाते हैं। सीजीएस यूनिट के रूप में दो होते हैं। एक होता है फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में इसका चार्ज का यूनिट होता है ईएसयू। क्या होता है? ईएसयू, या दूसरा होता है स्टैट कूलम्ब। क्या होता है? दो होते हैं, एक ईएसयू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और दूसरा होता है स्टैट कूलम्ब। अब कूलम्ब और स्टैट कूलम्ब में रिलेशन देखना है तो रिलेशन होता है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU या 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब भी आप लिख सकते हैं। स्टैट कूलम्ब ये किस में हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट में हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए सेकंड नंबर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है ईएमयू या दूसरा होता है एब कूलम्ब। क्या होता है? ईएमयू या एब कूलम्ब, एबी। तो अगर कूलम्ब और ईएमयू में अंतर देखें, डिफरेंसेस देखें, दोनों में रिलेशन देखें तो होता है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1/10 EMU या 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1/10 क्या होता है? एब कूलम्ब। ये इसका सीजीएस में दो यूनिट हुआ, एक ESU हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसका रिलेशन मैंने यहां पे बता दिया, दूसरा हुआ EMU। क्या होगा? EMU, यहां पर EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इन सीजीएस सिस्टम। हमने यहां पर भी इसका रिलेशन फाइंड आउट करके आपको बता दिया। तो ये थे चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज का यूनिट, ठीक है, और से जुड़े कुछ बातें। अभी और हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज इसे नोट करें ताकि हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करें। ये कूलम्ब्स लॉ जो था, ये कूलम्ब्स लॉ जो हमने स्टडी किया, ये जनरल फॉर्म में था। ये कौन सा फॉर्म में था? ये सिंपली हम लोगों ने जनरल फॉर्म में इसको स्टडी किया। अब हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं? इसको वेक्टर फॉर्म में स्टडी करने वाले हैं। तो नोट कर लीजिए ताकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको स्टडी कर सकें। नोट कीजिए बाबू इसको। मिठाई बच्चों देखिए, अब हम लोग चलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? जनरल फॉर्म में स्टडी किया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखिए लेट टू चार्ज बॉडी Q1 एंड Q2 are separated by a distance of small r in vacuum। जैसे मान के दो चार्ज बॉडी है हमारे पास, मान ले कि दो चार्ज बॉडी है हमारे पास, एक का चार्ज Q1 और दूसरे का चार्ज हमने मान लिया Q2, दूसरे का चार्ज मान लिया Q2। दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया ये R हो गया।
इसको हमने R मान लिया, दोनों के बीच का सेंटर। अब देखिए याद रखिएगा, ये जो फोर्स एक दूसरे पे जो अप्लाई करते हैं, जैसे Q1 चार्ज्ड बॉडी Q2 चार्ज्ड बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगा, अगर दोनों का चार्ज सेम हो, दोनों लाइक चार्जेज हो, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा और Q1 Q2 को इधर की तरफ रिपेल करेगा और Q2 Q1 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इधर की तरफ रिपल्सन देगा। यहां पर रिपल्सिव फोर्स F मान लीजिए, यहां पर रिपल्सिव फोर्स F मान लीजिए। तो यहां पर रिपल्सिव फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है? चार्ज्ड बॉडी 2 पर चार्ज्ड बॉडी 1 के द्वारा। तो यहां पर लिखेंगे F21, F21 हो गया, यहां पर F12 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं जहां पर F12 बराबर हो जाएगा कि फोर्स ऑन चार्ज बॉडी 1 ड्यू टू चार्ज बॉडी 2। F12 क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन चार्ज बॉडी 1 ड्यू टू चार्ज बॉडी 2। और F21 जो हो जाएगा सेम लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज बॉडी, फोर्स ऑन चार्ज बॉडी 2 ड्यू टू चार्ज बॉडी 1। किसके द्वारा? ये फोर्स हो गया। ये फोर्स 1 2 जो होंगे वो फोर्स 2 1 के बराबर होंगे, लेकिन दोनों में कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। एक इधर की तरफ जाएगा और एक इधर की तरफ आएगा। दोनों का चार्ज, दोनों क्या है? लाइक चार्जेस हैं, इसलिए दोनों के बीच में क्या अप्लाई होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। अब एक टर्म, एक नाम जानते हैं, पॉइंट चार्ज्ड बॉडी। उस समय से हम बोल रहे हैं कि पॉइंट चार्ज्ड बॉडी। क्या है पॉइंट चार्ज्ड बॉडी? पॉइंट चार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं कि छोटे बॉडी पे चार्ज अवेलेबल, उसके चारों तरफ चार्ज अवेलेबल है। जैसे कि दो बड़े अगर बॉडी हैं, दो बड़े चार्ज्ड बॉडी हैं, अगर वो एक दूसरे से काफी दूर हैं तो वो दोनों एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्जेज होंगे, पॉइंट चार्ज्ड बॉडी होगा। और दो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स अगर काफी नजदीक हैं, दो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल अगर काफी नजदीक हैं तो उनको पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं बोलेंगे। पॉइंट चार्ज बॉडी क्या होगा? एक दूसरे के कंपेयर में, यानी कि एक दूसरे को जब हम देखें तो काफी छोटा हो, एक दूसरे के कंपेयर में काफी छोटा हो। दो बड़े चार्ज बॉडी को काफी दूर कर दिया गया तो उसको पॉइंट चार्ज बॉडी बोलेंगे, और दो छोटे छोटे चार्ज बॉडी को काफी नजदीक ला दिया गया तो उसको पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिए कि दो बड़ा सा बॉडी है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चारों तरफ चार्ज है, वो काफी नजदीक हैं तो पॉइंट चार्ज नहीं हुए, लेकिन वहीं एक दूसरे के कंपेयर में काफी दूर हैं तो पॉइंट चार्ज बॉडी हो गए। जैसे कि सन और अर्थ दोनों अपने अपने हिसाब से बड़े हैं, लेकिन दूर होने की वजह से उनको पॉइंट चार्ज बॉडी कहेंगे, पॉइंट बॉडी कहेंगे। लेकिन दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट अगर काफी नजदीक हैं तो उनको हम लोग पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं कह सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज का मतलब एक दूसरे के कंपेयर में काफी छोटा हो, काफी कम हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज बॉडी का एग्जांपल दे सकते हैं, बता सकते हैं पॉइंट चार्ज बॉडी को। हाँ, तो हम लोग थे कहां पर? दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? R हो गया। जो फोर्स अप्लाई होंगे एक दूसरे पर, F12 और -F21 जो अप्लाई होगा वो क्या होगा? F12 और -F21 जो अप्लाई होगा वो होगा इट एक्ट्स along the line joining, it acts along the line joining of their centers। दोनों सेंटर के बीच से जो लाइन ज्वाइन हो रहे हैं, इस सेंटर से इसी लाइन के हिसाब से, ये सेंटर से इस सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी के अकॉर्डिंगली फोर्स अप्लाई होंगे एक दूसरे पर। अब जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी है, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल करने की कोशिश कर रहा है, दोनों पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इस बॉडी पर इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करके इसको रिपल्सन दे दे, इस बॉडी के द्वारा यहां पे फोर्स अप्लाई करके रिपल्सन दे दे। ये हमेशा एक दूसरे के सेंटर की तरफ ही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक दूसरे को सेंटर पर ही अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसी के अकॉर्डिंगली
कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? ये फोर्स अप्लाई होता है जिसको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। इसका क्या नाम दिया जाता है? इसको सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हैं, यानी कि सेंटर से फोर्स का अप्लाई होना या सेंटर पर फोर्स का अप्लाई होना, दैट इज व्हाट सेंट्रल फोर्स, उसको सेंट्रल फोर्स कहेंगे। तो समझ गए कि ये फोर्स इसी लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंगली अप्लाई होगा, यही लाइन जो ज्वाइन किया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंगली एक दूसरे पर फोर्सेज अप्लाई होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये सब तो क्लियर हो गया। यहां पर जानते हैं कि F बराबर K Q1 Q2 बाई क्या होता है? R²। जहां पर अभी हमने बताया था कि K का वैल्यू फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर में लगभग बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K को एक और चीज लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E नॉट नहीं बोलेंगे, E नहीं है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, K का, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको K को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है। इस K को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इस K को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्लियर इतना? अब देखिए मिटाते हैं इसको हम। तो मिटाते हैं, चलिए अब देखते हैं हम लोग ओरिजिनल फार्मूला। जैसे कि सबसे पहले निकालते हैं, देखिए बच्चों देखते हैं F इक्वल टू, अभी हमने जस्ट पढ़ा Q1 Q2 बाई क्या होता है? R² होता है। अब मान गए यहां पर F12 निकालना हो तो K Q1 Q2 बाई, अब यहां पे बात आती है R के बदले में कितना रखें हम। अब देखिए तो यहां पर अगर हम R का मोड लगा करके स्क्वायर कर दें तब ये किस फॉर्म में होगा? ये तो स्केलर फॉर्म में हो गया। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। यहां पर स्केलर क्यों है तो पता चलेगा अभी कि क्यों है और इसको क्यों किया गया है। अब देखिए मान के यहां पर स्केलर में मैग्नीट्यूड तो हो गया बट इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन के लिए यहां पर एक यूनिट वेक्टर दे देंगे, R यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में यहां 1 2 लिखेंगे या 2 1 लिखेंगे। देखिए गौर से, मान गए कि यहां पर Q1 Q2 है, तो Q1 पर जो फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं वो Q2 के द्वारा लेफ्ट साइड में अप्लाई हो रहे हैं, और Q2 पर जो Q1 के द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो राइट साइड में अप्लाई हो रहा है। वो किस में? राइट साइड में अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? दोनों के सेंटर से बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। तो इसके लिए जो डायरेक्शन होगा वो हम लिखेंगे R12, और इसके लिए जो डायरेक्शन होगा लिखेंगे R21। अब देखिए ऐसे क्यों? मान गए कि यहां पर और यहां पर दो बॉडी है, यहां पर यहां से यहां R1 था, यहां R2 था, तो ऑब्जेक्ट यहां से मतलब A से B की तरफ चलना शुरू किया, B पर आके रुक गया, B पर आगे रुका और फिर ये फोर्स लगा करके आगे की तरफ बढ़ता चला गया। तो पॉइंट B पर आने के बाद अगर डिस्टेंस निकालें तो हम क्या निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो पॉइंट A से जो B पे चला था उसके लिए फाइनल कौन था? R1, और इनिशियल कौन था? R2। तो इसके लिए R हो जाएगा R1 माइनस R2। अब देखिए, अब मान गए ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करे किसकी तरफ? A की तरफ, और फोर्स लगा करके आगे की तरफ बढ़ जाए, तब इसके लिए जब फाइनल निकालेंगे यहां पर कितना? R12 लिख देंगे, यहां R21 यानी कि पार्टिकल 2 पर A के द्वारा, तो यहां पर लिखेंगे R2 माइनस कितना? R1। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो R1 के लिए फाइनल क्या है? R1 का जो R1 के लिए फाइनल क्या है? R1 चला कहां से था? R2 से, तो फॉर्मूला से फाइनल माइनस इनिशियल, तो R1 माइनस R2, यानी कि R12 के बदले में R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। यानी कि इस बॉडी के लिए, इसके लिए जो डायरेक्शन होगा इसके लिए वो R12 होगा, किधर की तरफ? इधर की तरफ, कितना? R12, और इसके लिए जो डायरेक्शन होगा
वो इधर की तरफ होगा, क्या होगा, R21 के ऊपर वेक्टर फॉर्म दे दिया मैंने। उम्मीद है समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर 1 2 निकाल रहे हैं, पर तो 1 2 लिख दीजिए और इसका डायरेक्शन लेना है तो कितना हो गया, 1 2 हो गया। अब जैसे मोड हमने दिया इसके अंदर हमने वेक्टर फॉर्म दे दिया इसका। अब F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 का मोड का स्क्वायर इनटू, अब देखिए आप जानते हैं यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू होता है वेक्टर A बाई मोड ऑफ वेक्टर A, फॉर्मूला होता है। तो अगर R12 निकालें, अगर A के जगह पर रखें हम R12 क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R12 का वेक्टर बाई मोड ऑफ R12 का वेक्टर, यानी कि इस R12 के बदले में हम ये फॉर्मूला यहां से इसको उठा करके रख सकते हैं हम। तो R12 के बदले में हमने क्या रख दिया, R12 वेक्टर बाई मोड ऑफ R12, यहां पर हमने लिख दिया। अब देखिए F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर और R12, तो यहां पर हो गया R12 का होल क्यूब इंटू R12 इंटू R12, ये निकल गया कूलम्ब्स लॉ किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, ये कैलकुलेट हो गया। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में निकल गया, अब यहां पर देखिए अगर हम F21 निकालें, फोर्स टू 1 यानी कि फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाई 1 ड्यू टू 1, फिर वही K Q1 Q2 बाई, यहां पर कितना है, F21 है R21 का होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर फॉर्म। बस एक यहां पे हो गया, एक यहां पे कैलकुलेट हो गया और एक हमने यहां पे कैलकुलेट कर दिया। इसका वैल्यू हमने क्यों रखा है, क्योंकि वेक्टर क्योंकि यूनिट वेक्टर A बराबर होता है वेक्टर A बाई मोड ऑफ वेक्टर A। इसी के हिसाब से वेक्टर A के बदले में R12 रख दिया, तो R12 का वेक्टर बाई मोड ऑफ R12, तब हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये क्या निकल गया, वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट हो गया क्या, कूलम्ब्स लॉ। उम्मीद है समझ में आया। सब चीज सेम है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है। यहां पर R21, यहां डायरेक्शन R21 बता रहा है, यानी कि राइट साइड में ट्रेवल हो रहा है, और यहां पर डायरेक्शन R12 है, यानी कि लिख सकते हैं यहां पर कि F12 इक्वल टू माइनस F21, लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। दोनों फोर्सेस सेम है, बस दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। यह था क्या था, कूलम्ब्स लॉ इन किसके फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हमने निकाला। इसके पहले जो हमने निकाला था वो किसके फॉर्म में था, इसके पहले जो हमने कैलकुलेट किया था वो जनरल फॉर्म में था, और ये जो कैलकुलेशन हुआ किसमें है, वेक्टर फॉर्म में है। तो ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नोट कीजिए बाबू, इसको मिटाए बाबू। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कि कूलम्ब्स लॉ कहां कहां लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे टर्म हैं जहां पे कूलम्ब्स लॉ वर्क नहीं करते हैं, उसी के बारे में हम लोग अभी स्टडी करने चलने वाले हैं। स्टडी करने वाले हैं कि कौन ऐसा वर्क है जहां, कौन ऐसा टर्म है जहां पे वर्क नहीं करता है, कौन, कूलम्ब साहब का नियम। कूलम्ब साहब ने अपने लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क नहीं करता है, देखिए लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नंबर फर्स्ट देखिएगा, द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस must be greater than न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज से ग्रेटर होना चाहिए। न्यूक्लियर साइज कितना होता है,
10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियर साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन, यानी कि दो पार्टिकल या दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरा, बोथ चार्ज बॉडी मस्ट बी पॉइंट चार्ज, मस्ट बी पॉइंट चार्ज्ड बॉडी। दोनों क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज बॉडी होना चाहिए। मैंने बता दिया है कि पॉइंट चार्ज बॉडी होता क्या है, आप लोगों को मैंने बता दिया है। और थर्ड और लास्ट में कि अगर दोनों बॉडी रेस्ट में हो, जैसे कि यहां पर लिख दिए हम बॉडी ए और यहां पर लिख दिए बॉडी बी। बॉडी ए अगर रेस्ट में है, बॉडी बी भी रेस्ट में है, तो कूलम्ब लॉ का नियम काम करेगा। फिर बॉडी अगर एक रेस्ट में है, दूसरा मोशन में है, तो भी कूलम्ब लॉ वर्क करेगा। लेकिन दोनों बॉडी अगर मोशन में है, ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है, तो यहां पर कूलम्ब लॉ वर्क नहीं करेंगे। यानी कि कूलम्ब लॉ के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए एक बॉडी का रेस्ट में होना या एक बॉडी का मोशन में होना या फिर दोनों बॉडी का रेस्ट में होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों बॉडी मोशन में चला गया तब कूलम्ब लॉ वर्क वहां पे नहीं करेगा। तब पहला पॉइंट था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर होना चाहिए। दोनों पॉइंट चार्ज्ड बॉडी होने चाहिए, दोनों पॉइंट चार्ज बॉडी होना चाहिए। और थर्ड और लास्ट कि बॉडी ए अगर रेस्ट में है, बॉडी बी रेस्ट में है, तो कूलम्ब लॉ वर्क करेगा। बॉडी ए रेस्ट में है, बॉडी बी मोशन में है, तो भी कूलम्ब लॉ वर्क करेगा। लेकिन बॉडी ए अगर मोशन में है और बॉडी बी भी मोशन में है, तब यहां पे वर्क नहीं करेंगे। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, तभी जाकर कूलम्ब लॉ वर्क कर पाएंगे या कूलम्ब लॉ को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। मिठाई बाबू देखिए नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्ब लॉ, यानी कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिफरेंसेस देखने हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, एक तरफ देखते हैं हम लोग सिमिलैरिटी, एक तरफ हमने लिख दिया सिमिलैरिटी और दूसरी तरफ हमने लिख दिया डिफरेंसेज। तो देखिए पहले सिमिलैरिटी की बात कर लें कि दोनों सिमिलर कैसे होते हैं। तो फर्स्ट नंबर में याद होगा कि दोनों सेंट्रल फोर्स होता है। जैसे मान गए कि एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो दोनों का जो फोर्स होगा एक दूसरे के सेंटर की तरफ अप्लाई होगा, सेंटर से अप्लाई होगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी उनके सेंटर से ही या सेंटर की तरफ ही अप्लाई हो सकते हैं। यानी कि जो लाइन ज्वाइनिंग होंगे, दोनों के सेंटर का जो लाइन ज्वाइनिंग है, उसी के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स अप्लाई हो सकते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इस लाइन के अकॉर्डिंगली अप्लाई होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस लाइन के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब थर्ड नंबर में या सॉरी सेकंड नंबर में दोनों जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। दोनों क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी कि चार्ज भी कंजर्वेशन के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और मास भी कंजर्वेशन के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास होते हैं और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होते हैं, इसलिए दोनों में कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। थर्ड नंबर में दोनों वैक्यूम ऑपरेटेड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम में भी अप्लाई हो सकता है, एयर में भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी वैक्यूम ऑपरेटेड होते हैं, वैक्यूम में भी वो अप्लाई हो जाते हैं। 4 नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ओबेज करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, यानी कि F
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी कि यहां पर क्या है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस को हम जितना बढ़ाएंगे उतना फोर्स क्या होगा, घटेगा। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, काफी नजदीक है, तो डिस्टेंस कम है तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा उतना उसका फोर्स क्या होगा, जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी कि डिस्टेंस अधिक होगा तो फोर्स कम होगा, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि दोनों इनवर्सली होता है। तो ये नियम दोनों फॉलो करता है। कौन कौन, ग्रेविटेशनल लॉ भी फॉलो करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी फॉलो करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो निकालते हैं वो भी फॉलो करता है। यानी कि कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों इस रूल को फॉलो करते हैं। तो सिमिलरिटी हमने बता दिया, 1 2 3 4 4 सिमिलरिटी हुए इसमें। अब डिफरेंसेस देखिए, डिफरेंसेस का फर्स्ट नंबर, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कैसे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए यहां पर 10⁹ है और यहां पर कितना 10⁻11 है, यानी कि इसके कंपेयर में ये काफी कम है। यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते हैं जी, जिनका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं होते हैं। यानी कि इट डजंट डिपेंड ऑन मीडियम। लेकिन अभी मैंने बताया है कि इट डजंट डिपेंड ऑन मीडियम, यानी कि ग्रेविटेशन जो होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, कहीं भी चले जाओ इसका वैल्यू सेम ही आएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कांस्टेंट जो होते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ऑफ फोर्स जो होते हैं, उनका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर केवल एयर में, वैक्यूम में और फ्री स्पेस में ही इतना होता है। बाकी सब में क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। यानी कि इट इज डिपेंड ऑन मीडियम। ये मटेरियल मीडियम पर डिपेंड करता है, यानी कि इसका वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। यानी कैसे कह सकते हैं, नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वह अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यानी कि हमेशा यह किसी चीज को एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होते हैं वो अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव फोर्स भी होते हैं। यानी कि जैसे कि यहां आपने देखा कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन मास में यहां m1 m2 था, मास तो नेगेटिव होता ही नहीं है, यानी केवल पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके बीच में केवल और केवल रिपल्सन होगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होंगे। तो ये थे सिमिलैरिटी और ये थे दोनों के बीच में क्या, डिसिमिलैरिटी, यानी कि डिफरेंसेस। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। नोट कीजिए इसको बेटा। बच्चों देखिए, अब आगे और आज का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे हम लोग। लास्ट टॉपिक अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सपोज कीजिए एक यहां पे इलेक्ट्रॉन है और एक यहां पे
प्रोटॉन है। ठीक है, दोनों के बीच का सम डिस्टेंस है जिसको r मान लिया गया। ठीक है ना, पहले हम लोग किसके चार्ज को लेकर के, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 और प्रोटॉन का चार्ज +1। अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो एग्जैक्ट चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और अगर हम प्रोटॉन का चार्ज देखें, तो +1.6 × 10⁻⁻19, यहां माइनस होता है, यहां पर क्या होता है, प्लस होता है। तो अगर यहां पे फोर्स निकालें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो K Q1 Q2 बाई कितना हो जाए R², यानी कि K × Q1 यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू Q2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 और बाई R² को रहने देते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना निकल गया। अब देखिए, अब निकालते हैं हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दोनों के बीच का, तो फॉर्मूला से G m1 m2 बाई R²। G का वैल्यू 6.67 × 10⁻11। मास 1 कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, kg हटा देते हैं, और इंटू मास 2 यानी किसका, प्रोटॉन का मास निकाल रहे हैं, तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg, और बाई लिख दिया हमने R²। अब सपोज करो कि अब दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है मास के हिसाब से भी सेम डिस्टेंस पे रखा गया है और चार्ज के हिसाब से भी सेम डिस्टेंस पे रखा गया है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते समय जितने डिस्टेंसेस थे उतना ही डिस्टेंस क्या था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालते समय भी हुआ। अब निकालते हैं हम लोग Fe बाई Fg, तो R² से R² कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारे पास K का वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, फिर है 1.6 × 10⁻⁻19, इसको स्क्वायर कर देते हैं, और बाई नीचे कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, फिर यहां पर इंटू 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। कैलकुलेशन काफी लंबा है, आप इसको कैलकुलेट घर पे कीजिएगा आराम से। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, पूरे को होल कैलकुलेशन देंगे, तो आएगा 1.24 इंटू 10⁻36, यानी कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू आ गया 1.24 इंटू 10⁻36, किसके बीच का, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर क्रॉस गुना करें तो लिख सकते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10⁻36 इंटू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का 1.24 इंटू 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर होता है। सोच लो कितना ज्यादा है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना अधिक है, बहुत ज्यादा हो गया ना, ग्रेविटेशन से बहुत ज्यादा हो गया। ग्रेविटेशन में अगर 1.24 इंटू 10⁻36 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या आएगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप इसको घर पे भी कर सकते हैं, जैसे दो इलेक्ट्रॉन के बीच का, ठीक है ना, दो प्रोटॉन के बीच का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। उसमें भी आपको दोनों में डिफरेंसेस मिलेंगे। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे दो इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं तो फोर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन का निकालते हैं वहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 2 प्रोटॉन्स विल बी ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन 2 प्रोटॉन्स। वहां पर हर एक केस में आप देखेंगे कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है किसके बराबर है, किससे ज्यादा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए लिख सकते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हम लोग पढ़े इसको, यहां से देख सकते हैं
उम्मीद है आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि एक पॉइंट है, एक यहां है, सपोज करो यहां Q1 है, यहां Q2 है, यहां पर Q3 है। तो Q1 पर अभी तो हम लोग दो पार्टिकल के बीच का पढ़ रहे थे ना, अब हम लोग पढ़ेंगे एक ऑब्जेक्ट पर किसी अदर दो पार्टिकल के द्वारा कितने फोर्सेज अप्लाई किए जाएंगे। यानी कि आगे हम लोग सुपरपोजिशंस पढ़ेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको स्टडी किया जाएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।